अब ये बताइए, बीजेपी के 14 मंत्री थे, कितने जीते? एक तो कुंवरपाल, एक बीजेपी, एक मुख्यमंत्री, एक बनवारी लाल, उसके अलावा तो कोई। तो 10 किसने हरवाए? वहाँ राणा जी गए थे क्या? ऐसा नहीं था। 19 का चुनाव था। इसमें अगर दुष्यंत अपनी बात पे कायम रहता, बीजेपी की सरकार, दुष्यंत ही सीएम बनता, लेकिन वो उलझा लिया बीजेपी वालों ने। साथ बैठे हैं हमारे हल्का दौर से पूर्व विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय श्याम सिंह राणा जी। पहले मैं जानकारी चाहूंगा आपसे कि इस समय जो हरियाणा में परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसमें आप लगातार शुरू से अंत तक जा रहे हैं और नई नई घोषणाएं और एक ग्रास रूट तक इंडियन नेशनल लोकदल का वोट जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। इस यात्रा को जो लाभ है उसके साथ थोड़ी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है, आपने टाइम दिया आने का, इसलिए आपका सबका यहाँ पर स्वागत है। आपने जो चर्चा की इंडियन नेशनल लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी है और उन्होंने एक पूरे देहात में घूम फिर के अपने लोगों की समस्याओं को समझ के अपने ही आत्मिक ज्ञान के आधार पे उन्होंने पार्टी की नीतियों का निर्माण किया और उन नीतियों के पार्टी जब सरकार में आई तो उनको सबको लागू किया। मेन बात उस समय चौधरी देवीलाल जी पेंशन की बात करते थे। हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे उस टाइम, उनके साथ जाया करते थे। देवीलाल जी बहुत लंबी सोच के व्यक्ति थे। वो कहा करते थे बुजुर्गों को, भाई ये जो बुजुर्ग हैं इनको समान भत्ता पेंशन मिलनी चाहिए। तो वो घोषणा करते थे, बाबा जिंदा रहिए मैं तेरी 100 रुपये पेंशन करूँगा, ये बात कहते थे। हमारे को भी उस समय अजीब सी बात लगती थी, क्योंकि हमारे को तो सिर्फ इतना ही ज्ञान था कि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है और भी रिटायर होने के बाद। तो लेकिन हमने वो बात चौधरी साहब से रेस्ट हाउस में उसका डिस्कस किया कि ये पेंशन आप कौन सी करोगे। वो कहता है, अभी जो सरकारी आदमी देश की सेवा करता है, ये ग्रामीण व्यक्ति जो रेडी वाला, तांगे वाला, जुत्ती गांठने वाला, खेती करने वाला, ये भी तो राष्ट्र की सेवा करता है। 60 साल के बाद इसके को भी सम्मान मिलना चाहिए। तो ये पेंशन का जिक्र वहाँ से किया था। लेकिन उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे। ये बात अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लोगों के जनसंपर्क से उनके पास में, उनसे पत्रकारों ने पूछा, देवीलाल जी घूम रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? बंसीलाल जी कहते हैं, मैं पढ़े लिखे हूँ और वकील भी हूँ, ये पेंशन का तो कोई सिस्टम ही नहीं बनता, ये तो हो ही नहीं सकती, ये देवीलाल जी तो वैसे ही कह रहे हैं। तो ये बात देवीलाल जी के पास भी आई तो कहता है, भाई ये जो विधायकों से सरकार चला रहे हैं बंसीलाल जी, ये विधायक कानून बनाते हैं, विधानसभा में कानून बनाना चाहे तो बना सकता है ये, लेकिन उसने इस बात के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी थी और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी। वो कोई क्षमता नहीं रखता था कि कोई नया काम की घोषणा कर दे। ये एक दिक्कत है। राष्ट्रीय पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है सोच के, वो सेंटर के अधीन है, उनके राय से बगैर कोई घोषणा नहीं कर सकते। शायद ये मजबूरी रही होगी, लेकिन देवीलाल जी के पास तो ये मजबूरी नहीं थी, वो तो स्वयं मालिक थे। लोगों ने जब चुनाव आया तो लोगों ने कहा, भाई बंसीलाल जी तो इनकार कर रहे हैं, अब देवीलाल जी को वोट देंगे। उसके विधायक बना दिए। विधायक बने तो देवीलाल जी ने अपनी जो जनता से वादे किए थे, काफ़ी वादे थे, लेकिन मेन पेंशन का ही था। उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया और उसमें ये लेके आए, नोटिफिकेशन कर दिया, 60 साल का कोई भी किसी वर्ग का आदमी और किसी मजहब धर्म का हो, उसको 100 रुपये पेंशन का ड्राफ्टिंग कर दिया। हर कानून विधानसभा में पास कर दिया तो पेंशन हो गई। अब ये देखिए आप, अगर चौधरी देवीलाल जी की सरकार ना बनती तो क्या पेंशन लग जाती? ये क्षमता। हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो जनता के हित में जन कल्याण की नीतियों को ही बनाते हैं और राष्ट्रीय पार्टियों की हम आलोचना तो नहीं करते, लेकिन वो दिल्ली के अधीन होते हैं, वो कंपनियों की बात करते हैं। आप कंपनियां के अधीन कर देते हैं। जैसे मोदी जी ने अब क्या किया, रेल बेच दी, ट्रेन का सिस्टम खत्म कर दिया, हवाई अड्डे थे वो खत्म कर दिए और नौकरी खत्म कर दी। हाँ, सारा सिस्टम जो आप कह रहे हो वो कर दिया। ये सारा सिस्टम उन्होंने ख़त्म किया, जिससे
देश को नुकसान होया। तो ये चौधरी देवीलाल जी की जो पार्टी है, इसमें इसी बात को लेके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उसको जेल भी जाना पड़ा। वो जेल जाने का जो मुद्दा था वो भी अजीब व गरीब है। आप देखिए, 3216 लड़कों को नौकरी दी, कोर्ट में केस गया, उनकी प्रमोशन हो गई सबकी, वो रिटायर भी हो गए, और कहते हैं जी नौकरी में कोई भी लेन देन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, फिर भी कह दोगे। अब ये पहला केस है हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है जो केस, तो जेल काट के बाहर आए। लोगों की सोच थी भी पार्टी इंडियन नेशनल खत्म हो जाएगी, लेकिन अभय चौटाला जी ने इस पार्टी को मजबूत किया, और फिर परिवर्तन यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये सिंगार गांव से पुनाना विधानसभा जिला नू से इसको 24 फरवरी को शुरू किया था। जहाँ जहाँ से यात्रा गई, लोगों ने इतना सम्मान किया, इतना उसको वो दिया आदरमान, गांव के गांव निकल के बाहर आए और अपने गांव में से इस जुलूस के तौर से उनको लेके गए, जहाँ पटाखे भी बजे, बैंड बाजा भी बजा, हाथी घोड़ों का भी डांस हुआ। इतनी जगह में साथी था जब यात्रा शुरू हुई, और 4.5 महीने में कंटिन्यूस चौधरी साहब के साथ चला। तो ये 3000 किलोमीटर तक में पैदल रहा। तो इसमें उन्होंने इतना सम्मान मिला, उस यात्रा से लोगों का मन परिवर्तन हो गया। परिवर्तन यात्रा में लोगों का मन परिवर्तन हो गया, और अभय चौटाला जी इस प्रदेश के नहीं, देश के मास लीडर बढ़ गए। उसको अखबार वाले भी सुनना चाहते हैं, उससे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जनता उसको देखना चाहती है। और फिर जो सबसे ज़्यादा दिलेरी का काम किया हरियाणा विधानसभा के अंदर, बेबाक लोगों के सवाल उठाए, उनके क्वेश्चन उठाए, और किसी से घबराए नहीं। और फिर ये जो सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया, ज़िंदगी में शायद ही किसी को ऐसा अवसर मिलेगा, जो किसान एजुटेशन चला था। ये किसान एजुटेशन के अंदर किसानों ने सरकार के खिलाफ एजुटेशन किया था, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ किया। किसान ये चाहते थे भी देश के जो विपक्ष के लीडर हैं वो हमारा आंदोलन में साथ दें, और साथ भी अपना पद छोड़ के दें, ताकि सरकार पे दबाव पड़े और हमारी मांगे मानी जाए। अखबारी बात तो सारे करते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जब कोई बात आई तो 4216 विधायक है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, केवल एक विधायक ने, इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी चौधरी देवीलाल जी की पार्टी ने, एक विधायक होते भी अपना त्याग पत्र किसानों के पक्ष में दे दिया, और उससे देश के अंदर अभय चौटाला जी जान और पहचान उनकी बढ़ गई, पूरे देश में बढ़ी। और उसका दोबारा फिर इलेक्शन आया, इलाहाबाद में चुनाव हुआ। अब जो विपक्ष की भूमिका में थे वो कांग्रेस थी, क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी थी और जेजेपी ने उसको बना दिया था। विपक्ष में कांग्रेस थी, जिसके विपक्ष का लीडर भी है, सरकारी बंगला कोठी भी है, कार भी है, सब कुछ सरकारी खर्चा भी है। इसलिए देती है संविधान के अंदर ये गुंजाइश है भाई ये सरकार की कमियों को उजागर करे, विपक्ष का काम ये होता है। लेकिन वो विपक्ष की भूमिका ना तो विधानसभा में निभा सके और ना ही विधानसभा से बाहर। क्यों नहीं निभा सके? क्योंकि वो ईडी के शिकंजे में आ गए। अब मोदी जी ने उसको फंसा लिया, अब उसको डर रहा है जेल जाने का। अब चलेगा किसके सहारे से? मोदी जी के सहारे से। अब वो सारा उसकी बात करके बीजेपी के खिलाफ वो बोलता नहीं। और इलाहाबाद में भी वहाँ जाके मोदी जी के कहने से एक बात कही उसने जनसभा में, कांडा जो था वो बीजेपी का उम्मीदवार था, उसने कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में वोट नहीं मांगी। उसने कहा भाई कांडा मेरा दोस्त है। अब इससे फालतू और क्या कहेगा वो बीजेपी के पक्ष में? आया अपनी पार्टी की जमानत जब्त कराई, बीजेपी का पक्ष लिया, लेकिन फिर भी जनता जागरूक थी। हमारे किसान यूनियन के नेता तकरीबन सारे ये कह रहे थे भी हमारे लिए अभय चौटाला जी ने रिजाइन किया, आप इसको वोट करें। तो किसानों ने तो अपना वोट पूरा किया और वहाँ से जीत हो गई। लेकिन इस जीत को मोदी जी ने जल्दी पहचान लिया। जो डैमेज बीजेपी को हो रहा था उसको रोकने के लिए मोदी जी को पता था भी एक सीट सारा विपक्ष लगा दिया, बीजेपी को मदद कांग्रेस से भी करा दी, फिर भी अभय चौटाला नहीं आ रहा तो आगे दिक्कतें आएगी।
उसको बात को समझते हुए उसने इस कानून को वापस ले लिया और किसानों के साथ वादा किया मैं MSP भी दूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करूंगा। उस समय वो सारी बातें करके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के किसानों से ले लिया, वापस ले लिया कानून। उसने एक काम इसलिए किया था ये भी आगे डैमेज ना हो, लेकिन ये डैमेज उनसे दूर नहीं होगा। 700 किसानों की हत्या होगी, वहाँ स्वर्गवास हो गए। वो आरोप, वो 700 किसानों की आत्माएं उनके हमेशा उनके सिर रहेंगी, वो कोसती रहेंगी उसको, भाई आपने गलत कानून बनाया और बिनी बात के एजिटेशन के अंदर इतना टाइम बर्बाद किया, देश का भी, प्रदेश का भी, किसानों का भी, और ये उनको कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। ये तो उनके गढ़ रहेगा ये आरोप 700 किसानों की हत्या जो। राणा जी, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से 2014 में जब मोदी जी का तूफान था उस समय आपकी 47 सीटें आई थी और विपक्ष में इनेलो थी 32 सीटें लेकर। अगर विपक्ष में इनेलो के 2 दड़े ना हो तो ये सरकार बनाती 2019 में, ये तो ऐसे लोग चर्चा करते दिखाई देते देखो, ये तो आप ठीक कह रहे हो, सरकार तो बन जाती, सरकार तो अब भी बन जाती। अब तो अगर दुष्यंत अपनी बात पे रहता, जो चुनाव से पहले उसने जो बात की थी इस चुनाव में, जो अगर ये 2000 के चुनाव की जो बात करते हो वो तो अलग है, लेकिन ये जो 19 का चुनाव था इसमें अगर दुष्यंत अपनी बात पे कायम रहता, बीजेपी की सरकार में बढ़ती, दुष्यंत ही CM बढ़ता। लेकिन वो उलझा लिया बीजेपी वालों ने, और बीजेपी वालों ने अड़जा के उसको खत्म कर दिया। हाँ जी, आप तो बीजेपी के बहुत करीबी रहे हैं, आपने तो बहुत लाल पगड़ियां बांध कर बहुत बड़े प्रचार किए हैं, भाजपा के लिए यमुनानगर में बहुत अच्छा कार्य किया है, जिलाध्यक्ष रहे हैं आप, अच्छे पद, आपने प्रधानमंत्री जी के साथ भी काम किया है। देखिए, जहाँ भी रहेगा आदमी, देखो ईमानदारी की बात तो ये है, काम तो वही करेगा। लेकिन हमारे को जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, नौजवान साथियों को बीजेपी ने सरकार बनने से पहले वो सबके पास गए, ग्रामीण क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे उनको शामिल किया था, उनकी वजह से सरकार बनी। सरकार बन गई, फिर बीजेपी असली रूप में आ गई, ये तो महाराज संघ का है, ये तो फलाना है, ये टिकड़ा है, उस बात पे आ गई और उस पे वो उनके अनदेखी कर दी, इससे फिर मार खा ली। फिर आप नाराज हुए और आपने नहीं, हम तो नाराज टिकट से नहीं थे, हम नाराज थे किसान एजिटेशन से। जो पिपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ, 12-13 विधायकों की बैठक हुई थी, भाई बीजेपी गलत रास्ते पे चले गई, इसको त्याग करो, तो सबने फैसला कर लिया था, बीजेपी से किनारा। आरोप तो आज तक भी यही लगाए जाते हैं कि राणा जी ने हरवा लिया है नहीं, देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये बताइए, बीजेपी के 14 मंत्री थे, कितने जीते? एक तो कुंवरपाल, एक विजय, एक मुख्यमंत्री, एक बनवारी लाल, उसके अलावा तो कोई 10 किसने हरवाए? वहाँ कोई राणा जी थे, वहाँ राणा जी गए थे क्या? ऐसा नहीं था। ये तो जो आदमी ये सोचता है, जो अपना अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए दूसरे को कंडम करने की बात, वो तो सब जानते हैं। अपने ही फेस वैल्यू से आदमी जीतता है, अपने ही कर्मों से जीतता है। अगर चुनाव तो हमने भी लड़े, हम बहुत चुनाव आ रहे, लेकिन हमारे से पत्रकार पूछते थे राणा जी कैसे आ रहे, हमने तो किसी पे एलिगेशन लगाया, हमने कहा हमारे काम में कमी रहेगी, हमारी तपस्या कम हुई, इस करके हम चुनाव आ रहे, अगले गड्ढे में ज़्यादा तपस्या करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो आप आगे की ख्वाहिश क्या है राणा जी आपकी? देखो, तपस्या भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब ये हरी पगड़ी जो सर पे है, हाँ, आप अब जो डाला के बाद पहले नंबर के मंत्री होंगे। नहीं, चलो ये तो काम है पार्टी का। हम एक बात कहते हैं, हम यमुनानगर में चर्चा है जी राणा जी पहले नंबर के मंत्री होंगे, शायद वो मंत्रालय दिलबाग को ना दिया जाए जो राणा जी को मिले। चलो, अब वो तो पार्टी का काम है, वो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर कहेगा भाई सरकार बनाओ आप, तो सब कुछ वो कह, सब फोटो लिखड़े जाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात कहते हैं, मैं तुम्हें सरकार बना दो, तो सारे फोटो काट देते। वक्त सरकार बनाओ, उसमें मंत्री का बनने का किसी का कोई वो बड़ा वो मुद्दा नहीं है, सरकार बनाने का बड़ा मुद्दा है। हमने एक निर्णय कर रखा है ये अपने घूम फिर के भी, हम इतना वर्क करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल को सारे को घूम फिर के प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सबको संदेश दिया, सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, जो जेजेपी में किसी वजह से चले गए उनको वापस लेकर सम्मान देंगे, और जो कहीं दाएं बाएं हैं उनको भी इकट्ठा करेंगे।
और इकट्ठा करके फिर हम अपने लड़ाई हमने कुरुक्षेत्र से शुरू करनी थी, अब वो कैथल से शुरू करेंगे और वो संघर्ष करेंगे और फिर हम चुनाव में चले जाएंगे। 1 साल रह जाएगा। अगर ये मोदी जी ने जो अधिवेशन बुलाया इसमें क्या करेगा क्या नहीं करेगा तो सरकार को पता। वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं और भी कई कानून की बात करते हैं, कई मुद्दे होंगे उसमें। हाँ, लेकिन चलो जो भी करें, चुनाव तो मई में है लोकसभा का, और वो इकट्ठा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, या दिसंबर में कुछ प्रदेशों के चुनाव है। अगर ये इकट्ठा करना चाहेंगे तो इन प्रदेशों में गवर्नर राज लगा सकते हैं, ये मई तक ले जा सकते हैं उसको खींच के, फिर इकट्ठा चुनाव हो सकता है। तो ये चुनाव भी इकट्ठे हो सकते हैं। आपकी तैयारी पूरी है? हमारी तो इंडियन नेशनल लोकदल की तो 24 फरवरी से चुनाव शुरू हो गए। ठीक है राणा जी, 25 सितंबर को तब देवीलाल जी की जयंती हर साल की तरह इस पर मनाई जा रही है, इस पर क्या तैयारी है? देखिए, उस पर हमारा एक बहुत बड़ा कट होता है और चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे ही राष्ट्र की पार्टियों का सरकार बनाने का मुद्दा उसी में उठता है। पीछे फतेहाबाद में जब रैली हुई थी, त्यागी जी आए थे, किसी त्यागी जी, और उसमें हमारे नीतीश कुमार जी भी थे और लालू यादव जी के बेटे भी थे, बेटा भी था उनका। तो उसमें सब ने मिलकर एक बात कही थी, चौधरी साहब आप देवीलाल जी की जो जयंती मनाते हैं उसका मतलब यही है भी देश की राजनीति की दिशा को बदलना। इस बार तो इसी का ये है। तो देखिए, हम जयंती पे आए तो बड़ा स्वागत होगा, जो भी होगा। और पूरे देश के अंदर ये चाहेंगे भी बीजेपी के मुकाबले में एक कैंडिडेट लड़े, ये भावना रहेगी। उसमें कहीं किसी पार्टी को कुछ त्याग भी करना पड़ेगा तो कर देना चाहिए। तो सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लोकसभा का चुनाव इकट्ठा हो तो भी सबने लड़ना चाहिए, और लोकसभा विधानसभा का अलग हो फिर भी इकट्ठा लड़ना चाहिए। तो चुनाव होता है और देश को बचाने के लिए बीजेपी का रहना जरूरी है। अब उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आए, बीजेपी तो हार गई, अब ऐसे रिजल्ट आ गया, ये शुरुआत हो गई बीजेपी को हारने की। तो इसलिए आप जानते हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण तौर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के मार्गदर्शन से और अभय चौटाला की हिम्मत से ये पार्टी दोबारा राज में आएगी। और आप लोग सब इसके लिए और हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। मेरा आखिरी में समस्त रहने वासियों के नाम और दूर वासियों के नाम एक छोटा संदेश आपकी ओर से। इंदौर वासी तो हमने 5 साल के अंदर पीछा जो जनता के बीच में सुबह की यात्रा हम जाते थे और उसी में जाके लोगों से मिल के संपर्क करके उसी गांव का 2-3 गांव में जाते थे, सुबह हर रोज डेली जाते थे। 90 दिन में पूरी विधानसभा खत्म होती थी। वहीं बैठ के सारी विकास की बात करते थे, वहीं सारा कुछ लिख के चंडीगढ़ जाके वो काम कराते थे। कंटिन्यूस प्रोसेस था, ये नहीं था भी विधायक जी एक दिन जाएंगे एक दिन नहीं जाएंगे, हर रोज जाना था। अब भी हर रोज जाते हैं। और वो जो विकास था वो शहर के रास्ते से हमने विकास किया। 1650 करोड़ रुपया हमारे यहाँ हरदौर में 5 साल में लगा और 10 साल हुड्डा की सरकार रही, उसमें 1 करोड़ लग गया 10 साल। आप देखिए विकास कितना होगा। हुड्डा की सरकार में एक नीति थी कि जो एमएलए बन गया वहीं तक सीमित रहो, जो एमएलए उनके आ गए वहाँ कुछ नहीं करना, ये उनकी नीति थी। आप पहले भी रिकॉर्ड थोड़ा मदद जीत के आप पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे आप? देखिए, हमारा तो काम जनता के बीच में रहने का है। हम विकास की बात तो अपने सिर नहीं लेते, हम जनता में जाते हैं। जनता की जो डिमांड होगी उसको सुन के सरकार तक ले जाते हैं, वो सरकार से पूरी कराते हैं। विकास तो लोग अपने आप ही करा लेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि का काम जो है वो मालिक नहीं है, मालिक तो जनता है। मालिक के दरबार में पेश होना चाहिए। मालिकों से पूछो, बताओ जी मैं आ गया, आपने वोट दी थी, क्या करना? वो अपने आप ही सारे काम बता देंगे, वही कर दो, विकास हो गया। शुक्रिया सर। क्या सर्वे की रिपोर्ट के धारोदोर का सर्वे क्या कहता है सर? शिवचंद्र शर्मा जी। नमस्कार राणा जी। राणा जी, रादौर में सर्वे करने के बाद एक चीज सामने आई है, बीजेपी 2 गुटों में बढ़ चुकी है रादौर विधानसभा क्षेत्र में। अगर उम्मीदवार बीजेपी का अपने काम्बोज जी होते हैं तो राणा जी के पास एक दड़ा बीजेपी का आ जाएगा। इनेलो का जो कैडर वोट है वो चाहे 5000 हो चाहे 10,000 हो, वो सीधा राणा जी के पास जाएगा। और आज पहले बिशन लाल सैनी का विरोध है जी, वो विरोध ये नहीं है बिशन लाल सैनी जी का, कुछ तो टिकट आरती विरोध करवा रहे हैं आप अपने कार्यकर्ताओं से।
और कुछ भाजपा काम ना करके, क्योंकि सैनी साहब तो काम नहीं करा सकते, लेकिन जो उनका बजट है 5 करोड़ का बजट है, वो भी शायद अपने क्षेत्र में उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है जिससे वो काम करा सके। अब एक मुद्दा ये रहा, जो मुद्दा ये सड़क का था, ये मुद्दा अब भाजपा अपने फेवर में लेना चाहती है, लेकिन उनको फेवर में नहीं मिल रहा है। ये इसका श्रेय भी राणा जी को जाता है कि रादौर को अगर सड़क बनाया है तो राणा जी ने बनाया है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं राणा जी के पास बैठा हूं, लेकिन राणा जी इस समय पहले नंबर पे राणा जी हैं और दूसरे नंबर पे कांग्रेस, भाजपा तीसरे पे जा रही है रादौर विधानसभा क्षेत्र से हमारे सर्वे के अनुसार। क्या जो अतीत में उन्होंने कार्य किए वो कम भी नहीं, वो राणा जी का जो कार्य है, राणा जी के कार्य से हम भी संतुष्ट हैं, क्योंकि राणा जी ने उस समय 8 MC ला के दिए थे जब भाजपा का नामो निशान नहीं था। राणा जी जिला अध्यक्ष होते थे यमुनानगर से। जी, हमारी टीम ने यही सर्वे किया है।